नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार शाइस्ता परवीन कहां है, कब मिलेगी, वो सरेंडर करेगी या गिरफ्तार होगी? ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि शाइस्ता की तलाश लगातार की जा रही है उमेश पाल हत्याकांड के बाद से, लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो वो कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से शाइस्ता परवीन को ढूंढना इतना मुश्किल होता जा रहा है? इसके साथ साथ गुड्डू बमबाज कहाँ है? क्या वो शाइस्ता के साथ है? और क्या गुड्डू मुस्लिम वो इंसान हो सकता है जिसने अतीक के साथ गद्दारी की? क्योंकि अशरफ के जो लास्ट वर्ड्स थे वो भी आपको याद होंगे, वो थे गुड्डू मुस्लिम के बारे में। आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ मानवेंद्र जुड़े हुए हैं और निखिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेटे का एनकाउंटर हो जाता है, शौहर का कत्ल हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके शाइस्ता परवीन अब तक फरार है। कब मिलेगी कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल, इस पूरे अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो शाइस्ता परवीन एक पहेली बन गई है। जिस तरह से जब ये पूरी घटना घटित हुई तो पुलिस ने घर पे छापेमारी की थी और 3 दिन तक शाइस्ता उसी घर में थी, और उसके बाद से शाइस्ता जो है अचानक गायब हुई और आज तक शाइस्ता का पता नहीं चला। जब बेटे असद का इनकाउंटर हुआ तो लोगों को लगा कि एक माँ जो है वो ज़रूर आएगी, अपने बेटे के जो है सुपुर्दे खाक में उसके जनाजे में ज़रूर शामिल होगी, शक्ल देखने आएगी, लेकिन शाइस्ता परवीन नहीं आई। और उसके बाद जब अतीक और अशरफ यानी पति और देवर दोनों की हत्या हो गई प्रयागराज में, और उसके बाद फिर से एक बार कयास लगने लगा कि अब शाइस्ता परवीन जो है अभी शायद किसी मजबूरी की वजह से या दूरी की वजह से नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब ज़रूर पहुंच जाएगी, क्योंकि पति जो शाइस्ता परवीन के अतीक अहमद और जो देवर अशरफ, वो दोनों मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में शाइस्ता परवीन के पास अब खोने को कुछ बचा नहीं था। लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा जेल होगी, जेल होना ही है, क्योंकि इस तरह के मामले दर्ज हैं तो शाइस्ता परवीन ज़रूर दिखाई देगी, शाइस्ता परवीन लोगों के सामने आएगी। लेकिन शाइस्ता परवीन नहीं आई, और उसके बाद लोगों के गले ये बात बिल्कुल उतर नहीं रही है कि शाइस्ता परवीन जो है वो ऐसे हालात में भी वापस लौट करके नहीं आई। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शाइस्ता परवीन को पुलिस ने इंटरोगेशन के लिए रखा हुआ है, शाइस्ता परवीन फरारी नहीं हुई थी, वो पुलिस के पास है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही। तो इस तरह की तमाम बातें, अफवाहें जो हैं वो यहाँ पर अफवाहों का बाज़ार गर्म है, और सबसे अधिक चर्चा में अगर कोई है तो शाइस्ता परवीन है, और उसके बाद जो है गुड्डू मुस्लिम है जो शूटर है। गुड्डू मुस्लिम भी 5 लाख का इनामी है और फ़रार है। शाइस्ता पे 50,000 रुपये का इनाम था, अब उसको 1 लाख करने की तैयारी शासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन शाइस्ता परवीन एक पहेली बन गई। शाइस्ता परवीन की शुरुआत में कोई तस्वीर नहीं थी, फिर धीरे धीरे तस्वीर खोजी गई तो तस्वीर निकल कर के सामने आई कि शाइस्ता परवीन देखने में कैसी है, क्योंकि वो पर्दानशी महिला हमेशा बुरखे में रहती हैं। तो लोग ये भी कहते हैं कि शाइस्ता परवीन के ना पकड़े जाने की वजह ये भी है कि शाइस्ता हमेशा पर्दे में रहती है, यानी बुरखा पहने रहती है, और इसके बाद जो महिलाएँ हैं उनके बीच में से शाइस्ता को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि तमाम ऐसे इलाके हैं, बाज़ार हैं, जहाँ पर कोई किसी महिला का बुरखा में जा रही है तो कोई इस बात को नहीं समझ सकता कि वो महिला कौन है, और उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल करके उस महिला से पूछताछ कर सकता है। तो ऐसे में पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के अधिकारी और जवान हैं, वो भी एक महिला होने के नाते जो पर्दानशी महिला है उनको रोक करके पूछताछ नहीं कर सकते, और शायद यही वजह है कि शाइस्ता परवीन जो है वो अभी तक पकड़ में नहीं आई। और पुलिस के जो सूत्र हैं वो लगातार जो आसपास का इलाका है, प्रयागराज है, कौशाम्बी है, तमाम इलाके हैं, कछार का इलाका है जहां पर इनके हाइड आउट्स हो सकते हैं, वहां तमाम जगहों पर पुलिस ने छापेमारी भी की। पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग लगातार वहां पर लगे भी हुए हैं, LIU लगी हुई है, बावजूद इसके शाइस्ता पकड़ में नहीं आ रही। कुछ लोग शाइस्ता को लेकर के ये भी चर्चा हुई कि शाइस्ता विदेश चली गई, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब बेटा असद जो है वो विदेश नहीं जा पाया और जान से हाथ धो बैठा, एनकाउंटर में मारा गया, तो शाइस्ता कैसे एक महिला होकर के विदेश जा सकती है? तो शाइस्ता अपने आप में एक पहेली बन गई, और देखना होगा कि आखिरकार शाइस्ता इस पूरे उमेश पाल इनपुट आपकी तरफ से दिया गया है कि आखिर वो कौन से चैलेंजेस है जिसकी वजह से शाइस्ता को ढूंढना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अविनाश, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले हम निखिल के पास चलते हैं। देखिए निखिल,
तमाम चुनौतियों का जिक्र यहाँ पर मानवेंद्र कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कौन से लूप होल्स बचते हैं कि अब तक शाइस्ता नहीं ढूंढ पाई है पुलिस। शाइस्ता लगातार कानून के हाथों से बाहर निकलती चली जा रही है। इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी यही सवाल है कि आखिर अगर सारे जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया गया है, उन पर लगातार शिकंजा कसा गया है, तो आखिर वो कौन सी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जो शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को ढूंढने में अहम साबित हो सकती है? देखिए, शाइस्ता जो परवीन है उसे अब एक पेशेवर अपराधी के तौर पर देखा जाना चाहिए। 50,000 रुपए का इनाम है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है, उसके बाद भी पुलिस के सामने हाजिर नहीं हो रही। जहां तक बात शाइस्ता के सरेंडर करने की बात है, शाइस्ता के पास अब सरेंडर करने की कोई खास वजह कम से कम तो नहीं बची अभी, अगर उसे इमीडिएट अगर वो सरेंडर करना चाहे। चूंकि पति की हत्या हो चुकी है, एक बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, 2 बेटे, एक लखनऊ जेल में, एक नैनी जेल में और 2 बाल सुधार गृह में। तो ऐसे में अब शाइस्ता के ऊपर कम से कम ऐसा कोई बहुत दबाव नहीं है कि शाइस्ता पुलिस के सामने जल्द से जल्द सरेंडर करे, या ऐसी कोई परिस्थिति में वो अपनी लोकेशन में कोई बदलाव करे कि उसे पुलिस आसानी से अरेस्ट कर ले। शाइस्ता एक पेशेवर अपराधी की तौर पर जो है वो लगातार छुप रही है, और उसे ये बात पता है कि जितने दिनों तक वो पुलिस से दूर रहेगी उतने दिनों तक ये मामला ठंडा होगा। आपने गुड्डू मुस्लिम की चर्चा की, गुड्डू मुस्लिम भी इसी स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है। शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि उसने जो भी इसमें मामले में अपराधी थे उसकी लोकेशन धीरे धीरे पुलिस को देना शुरू कर दिया और खुद को बचाता रहा। और स्थिति ये आ गई कि अब पुलिस का जो प्रेशर था, कम से कम अतीक के जो टीम के शूटर्स थे उनको अरेस्ट करने का, उनको जो है पकड़ने का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी तरह के जो पेशेवर अपराधी होते हैं वो इसी तरीके फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। किसी घटना में अगर 10 शूटर्स हैं तो धीरे धीरे करके एक एक शूटर सामने आते हैं, कोई किसी की मुखबिरी करता है, और सबसे आखिरी में जो शूटर बचता है उसे जो है काफी दिन तक छिपने में जो आसानी होती है, वो आसानी से किसी कोर्ट में सरेंडर कर लेता है। शायद पुलिस का उतना दबाव नहीं होता। तो दोनों ही इसी स्ट्रेटजी के तहत मुझे जैसा लगता है काम कर रहे हैं। शाइस्ता परवीन को ये बात पता है कि अब अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुके हैं। इसके साथ ही अगर बात करें उसका बेटा, उसका एनकाउंटर हो चुका है, उसका भी कफन दफन हो चुका है, देवर की भी कफन दफन हो चुका है। तो ऐसे में परिवार की अगर हम बात करें, मकान पहले ही जमींदोज किया जा चुका है, सरकारी जो तमाम संपत्तियां कब्जा की थी उसे पहले खाली करा लिया गया था, अकाउंट्स पर उनके जो खाते हैं उस पर पहले से पुलिस ने उसे सीज कर रखा है, आसपास के जो उनके सहयोगी थे उन पर पहले से पुलिस की नजर है। तो आखिर ऐसी कौन सा दबाव है शाइस्ता के ऊपर जो पुलिस के सामने सरेंडर करे? तो एक टाइम गैप बनाने की कोशिश है कि टाइम गैप जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना पुलिस का प्रेशर कम होगा और शाइस्ता धीरे धीरे कोई नई प्लानिंग कर पाएगी, और इसी का रिजल्ट आप देखिए। और यही गुड्डू मुस्लिम के साथ भी है। जी चलिए, समझने की कोशिश मैं ये भी करूंगी कि आखिर वो क्या प्लान हो सकता है, लेकिन उससे पहले अविनाश आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपने लगातार इस पूरी खबर को कवर किया है और बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपने साझा की है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि गुड्डू मुस्लिम जो कि खतरनाक अपराधी है, जिसे खुद यूपीएसटीएफ के जो चीफ है वो बता रहे हैं कि वो बहुत ही खतरनाक है, किस स्ट्रेटजी पर इस वक्त काम कर रहा है गुड्डू मुस्लिम? और महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां जहां पर एनकाउंटर होते हैं, जहां जहां पर आरोपियों को पकड़ा जाता है, वहां के आसपास गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन का होना क्या बताता है? देखिए रोमिता, गुड्डू मुस्लिम कितना खतरनाक है उससे पहले उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। दरअसल जो उसका पूरा आपराधिक करियर है वो तकरीबन 2.5 से 3 दशक पुराना है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात रोमिता कि वो भले ही अतीक अहमद का खासम खास हो, अतीक गैंग के साथ वो लगातार उसने काम किया, लेकिन जो उसके संबंध थे वो और भी कई दूसरे गैंग से थे। चूंकि वो बिहार के भी कुछ गैंग के संपर्क में था। और आपको बता दूं कि तकरीबन 2 से 2.5 दशक पहले लखनऊ में एक गेम टीचर की हत्या हुई, जिसका आरोप गुड्डू मुस्लिम पर लगा था। चूंकि उसके खिलाफ चार्जशीट भी हुई थी, लेकिन बाद में उस मामले में अतीक अहमद की मदद से फाइनल रिपोर्ट लग गई थी। तो गुड्डू मुस्लिम जो है बहुत शातिर है, बहुत खतरनाक है। और देखिए इस पूरे घटनाक्रम में एक के बाद एक जो शूटर थे वो या तो मारे गए या फिर वो गिरफ्तार हुए। लेकिन हालांकि देखिए इसमें साबिर और अरमान भी फरार हैं। लेकिन अगर गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो जिस बेखौफ अंदाज में, चूंकि जब उमेश पाल का मर्डर किया गया और जो तस्वीरें वायरल हुई उसमें साफ तौर पर देखा गया कि जिस बेखौफ अंदाज में गुड्डू मुस्लिम ने इस वारदात को अंजाम दिया वो कोई
खतरनाक किस्म का अपराधी कर सकता है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था, कोई डर नहीं था। वो झोले से बम निकालकर ऐसे फेंक रहा था जैसे अंडे या टमाटर फेंक रहा हो। तो उसकी उस तस्वीर को देखकर ये समझा जा सकता है कि गुड्डू मुस्लिम कोई आम अपराधी नहीं है। और देखिए, जब ऐसे अपराधी अपराध करते हैं तो अपने छिपने के ठिकानों के पीछे वो पहले से ही एक्सरसाइज कर चुके होते हैं, चूंकि उनका जो प्लान बी होता है वो पहले से तैयार कर चुके होते हैं। आपको याद होगा कि जब असद का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद गुड्डू मुस्लिम के तमाम लोकेशंस के बारे में ये बातें कही गई। पहले मेरठ से खबर आई कि मेरठ में उसको पुलिस ने घेरा है, फिर बाद में खजुराहो की बात आई, जालौन की बात आई, कर्नाटक, फिर इसके अलावा नासिक। वो लगातार लोकेशन अपनी चेंज कर रहा है। और चूंकि देखिए, कुछ दिन पहले एसटीएफ के डीआईजी हैं अनंत देव, जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। चूंकि उनका मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे बातचीत हुई थी काफ़ी देर तक, तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी हैं, चूंकि वो लगातार अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं और इन आरोपियों तक पुलिस कई बार पहुंच भी चुकी थी, लेकिन उससे पहले ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुए। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो गुड्डू मुस्लिम का अपराध करने का तरीका है या फिर जो छिपने का तरीका है, वो दूसरे आरोपियों से बिल्कुल अलग है। और यही वजह है कि अब तक गुड्डू मुस्लिम, चूंकि देखिए पुलिस के हिट लिस्ट में गुड्डू मुस्लिम इस वक्त सबसे ऊपर है। एक तरफ शाइस्ता तो दूसरी तरफ गुड्डू मुस्लिम, क्योंकि पुलिस को पता है कि अगर गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाता है तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े जो तमाम तार हैं, जो तमाम राज हैं, वो एक एक करके सबके सामने होंगे। उनको खुलने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा टीमों को डिप्लॉय किया गया है, चाहे पुलिस की टीमों की बात करें या फिर एसटीएफ की बात करें। तो गुड्डू मुस्लिम सबसे ऊपर है। बावजूद इसकी अगर वो बच रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले उसने पूरी एक्सरसाइज की होगी कि अगर पुलिस उसे पकड़ने के लिए दबिश डालती है, छापा मारती है, तो किन किन ठिकानों पर वो छुप सकता है। और अगर पुलिस की जो कार्रवाई या कह सकते हैं कि जो पुलिस गुड्डू मुस्लिम जो है वो कानून की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। अविनाश ने अहम जानकारी दी है। देखिए मानवेंद्र, यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम जो इतना शातिर है, जिसने अपने छिपने की इस तरीके से प्लानिंग की है, क्या कुछ ऐसे राज थे जो सिर्फ गुड्डू मुस्लिम जानता था? क्योंकि अशरफ के अगर लास्ट वर्ड्स को हम सुने तो उसने इस बात का जिक्र किया कि सच बात तो ये है कि गुड्डू मुस्लिम क्या कहना चाह रहा था। अशरफ, गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या कुछ ऐसा है जो बाहर आना चाहिए था, जो नहीं आ पाया, और अभी इसी को लेकर ये पूरी गुत्थी उलझती जा रही है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता कहाँ है? जी बिल्कुल, गुड्डू मुस्लिम जो है वो एक ऐसा अपराधी है जिसको अपराध जगत में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जो तमाम माफिया हैं उनके बीच में उसको दगाबाज गुड्डू मुस्लिम के रूप में जाना जाता है। हमने उसको बमबाज गुड्डू मुस्लिम के रूप में देखा है, लेकिन वो दगाबाज भी है। और अगर बात करें, अगर उसके इतिहास की बात करें, तो तमाम उसके साथ के ऐसे लोग थे जो उसके साथ थे, जिनका जो अपराध जगत से जिनका संबंध था, और उनकी हत्या हुई जब गुड्डू मुस्लिम उनसे जुड़ा था, उनके साथ था। और उसमें एक सत्येंद्र सिंह का नाम आता है अयोध्या से, और संतोष सिंह का नाम आता है। दो बाहुबली थे, दोनों अलग अलग समय पर गुड्डू मुस्लिम के साथ थे और ये दोनों मारे गए थे। और लोग यहाँ तक कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला के साथ भी गुड्डू मुस्लिम रहा है। आप सोचिए, गुड्डू मुस्लिम उस दौर का अपराधी है, श्री प्रकाश शुक्ला के दौर का अपराधी है, तो श्री प्रकाश शुक्ला के साथ भी गुड्डू मुस्लिम कुछ दिन रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की शागिर्दी की है। और जब श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हुआ तो उसमें भी गुड्डू मुस्लिम की जो भूमिका है वो संदिग्ध मानी गई। तो हम कह सकते हैं, अगर इस पूरे शूटआउट की बात करें उमेश पाल के, तो जो अपराधी थे, असद जो था उसकी अभी उम्र मुश्किल से 19 साल थी, और गुड्डू मुस्लिम का जो अपराध का इतिहास है वो 2.5 दशक से ज़्यादा पुराना है। और अगर दूसरे अपराधियों की बात करें, गुलाम जो है, गुलाम ने 2013 में पहली हत्या की थी चंदन सिंह नाम के ठेकेदार की। बाद में कुछ 4-6 साल बाद वो जेल से निकल करके आया था। उसने भी ज़्यादा अपराध नहीं किए थे, ना ही बहुत अपराध जगत से उसका संबंध था। और दूसरा जो साबिर है, वो तो एक तरह से अतीक अहमद का गनर था। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद अतीक की पत्नी के साथ वो घूमता हुआ दिखाई देता था। और जो बाकी इस घटना में शामिल थे, उस्मान था। उस्मान के ऊपर ज़्यादा मामले नहीं थे, उस्मान भी नया अपराधी था। वो बस थोड़े से समय में अपराध करके नाम और पैसे कमाना चाहता था अपराध जगत में। तो बाकी जो अपराधी हैं इस पूरे शूटआउट में, वो गुड्डू मुस्लिम के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते हैं।
उसमें से ज़्यादातर लोग पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो वो उस दौर का शातिर अपराधी है जिस दौर में हमने श्री प्रकाश शुक्ला को देखा था, तमाम ऐसे अपराधियों को देखा था। वो दौर ख़त्म हो चुका है, फिर भी गुड्डू मुस्लिम बचा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम अभी भी अपराध कर रहा है। गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद ने अपने साथ रख लिया था। अतीक अहमद ने उसकी ज़मानत कराई थी, उसके बाद वो अतीक गैंग के लिए काम कर रहा था। लेकिन दगाबाज है गुड्डू मुस्लिम। अगर तो जिन ऐसे बातों का आप में इस जिक्र बात कर की रहे भी चर्चा है हैं, जो जिन पुलिस के बातों का आप सूत्र हैं वो ये जिक्र कर बताते रहे हैं, हैं। अगर उस ये टाइमलाइन को हम देखें मानवेंद्र, उस टाइमलाइन को अगर देखें कि जिन जिन अपराधियों के साथ गुड्डू मुस्लिम का कनेक्शन रहा है, उनका एनकाउंटर हो चुका है, उनकी मौत हो चुकी है, तो क्या ये कनेक्शन यहाँ पर भी बैठता है कि गुड्डू मुस्लिम जो कि अतीक अहमद के साथ जुड़ा हुआ था, अतीक अहमद का भी जो हत्या है वो कर दी जाती है, क्या ये कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है? क्या गद्दारी वाला कोई एंगल हो सकता है या संदिग्ध भूमिका मानी जाए यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम की इस पूरे केस में? जी बिल्कुल, भूमिका निश्चित तौर पर संदिग्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरह से असद का और गुलाम का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद पुलिस के सूत्र हमारे बताते हैं कि हो सकता है कि इसमें गुड्डू मुस्लिम की मुखबिरी रही हो। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम कई बार जब पुलिस उसके करीब पहुंचती थी तो डाइवर्ट करने के लिए, एसटीएफ की टीमों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ और संदेश के ज़रिए जो है किसी और शूटर का पता दे दे। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही असद और गुलाम का पता एसटीएफ को दिया था। किस तरह से दिया था, क्या राज है, ये एसटीएफ और पुलिस के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद से जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई और जिस तरह से अशरफ के मुंह से ये सब निकले कि मेन बात तो ये है कि गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद फायरिंग शुरू हो जाती है और दोनों माने जाते हैं। तो ये निश्चित तौर पर अशरफ जो है, वो अशरफ से किसी ने सवाल नहीं किया था, वो खुद सामने आकर के गुड्डू मुस्लिम के कुछ राज को खोलना चाहता था। लोगों ने अतीक अहमद से असद के बारे में सवाल किया था, लेकिन उस बात को काटते हुए अशरफ ने कहा कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, तो शायद वो कहता है कि मेन बात यह है कि गुड्डू पकड़ा जाए और इन राज से पर्दा उठ सके। निखिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए निखिल, बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अगर सारे अपराधी पकड़े जाते हैं, सारे अपराधियों का एनकाउंटर हो जाता है, तो फिर सिर्फ शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को लेकर ही क्यों ये पूरी पहेली इस वक्त उलझी हुई है? अभी कौन सी आप कड़ियां देख रहे हैं जो जुड़ती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम नहीं मिल पा रहे? क्या लगातार लोकेशन बदलना या फिर कोई और अंदर की बात हो सकती है? क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग हो सकती है गुड्डू मुस्लिम या शाइस्ता की कि अभी सामने नहीं आना है, अभी सरेंडर नहीं करना है? क्योंकि कई बार खबरें आई कि अब शाइस्ता सरेंडर करने वाली है, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि शाइस्ता अब एक पेशेवर अपराधी के तौर पर देखी जाती है और इस तरह के इनकाउंटर, इस तरह की जब हत्याएं होती हैं, इस तरह के अपराधियों की जो टीम होती है दो स्तर पर काम करती है। एक वो जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, दूसरा बैकअप टीम होती है। वो बैकअप टीम क्या होती है? घटनाओं को अंजाम देने के बाद जो घटनाओं में शामिल होने वाले शूटर होते हैं या उनके परिवार के सदस्य होते हैं, उनको बैकअप यानी उनको बचाने का तरीका जो रास्ता निकालते हैं। हाँ, उनको फंडिंग करना, उनको पैसा पहुंचाना, उनको सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराना, उनके लिए वकील करना, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी होती है। और इस बात को बखूबी एसटीएफ और पुलिस समझ गई थी। यही वजह है कि उसने जो इस पूरे मामले में शाइस्ता परवीन को भी अब मुलजिम बनाया है। चूंकि शाइस्ता परवीन लगातार इस तरह के संकेत दे रही थी, जो शूटर्स थे उनको बचाने की कोशिश कर रही थी, तो इसको लेकर ये पूरी अगर कहे मुकदमा लिखा गया है, इसमें इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई है। और अब एक जो तरीका, जो काम करने का पैटर्न है शाइस्ता का, वो ये साफ संकेत दे रहा है कि पुलिस को जिस बात का संदेह था, असल में शाइस्ता उसी काम में लगी हुई थी। और यही वजह कि शाइस्ता को अभी बात समझ में आ गई कि अगर वो पुलिस के सामने आती है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी, और जब तक वो बाहर है तभी तक वो अपने परिवार के लोगों की मदद कर सकती है। चूंकि उसके दो बेटे अभी बाल सुधार गृह में हैं, इसके साथ ही दो बेटे, एक लखनऊ जेल में, एक नैनी जेल में है, तभी तक वो उनको सुरक्षित कर सकती है। इसके साथ ही शाइस्ता अगर जेल चली जाएगी तो फंड का इंतजाम कौन करेगा? बेटों को जो है जेल में सुरक्षित रहने के लिए पैसा कौन पहुंचाएगा? व्यापार कौन करेगा? इन तमाम चीज़ों को जानकारी शाइस्ता को है। अतीक के साबरमती जेल में जाने के बाद ये सारा जो काम था वो दरअसल असद और शाइस्ता परवीन संभाल रहे थे। असद अब मारा जा चुका है और शाइस्ता परवीन को ही पूरे जो अतीक अहमद के जो पूरे काला कारोबार है उसकी जानकारी है। तो वहां से मुझे लगता है कि शाइस्ता इस तरह से काम कर रही होगी, फंड इकट्ठा करना मजबूत तरीके से, ताकि आने वाले समय में अगर पुलिस की गिरफ्त में आती है तो कैसे बचेगी, कैसे उसके लीगल एडवाइजर काम करेंगे। और जहां तक गुड्डू मुस्लिम की बात है, गुड्डू मुस्लिम एक पेशेवर अपराधी है
और आज के लगभग 15 साल पहले उसे एनडीपीएस एक्ट में गोरखपुर में 10 साल की सजा हुई थी। तब अतीक अहमद ने उसकी जमानत कराई थी। उस दौरान कोई बड़ा माफिया अतीक अहमद पर हाथ रखने को तैयार नहीं था। तो अतीक अहमद को ये बात पता थी और अतीक अहमद का जो काम करने का तरीका है वो भी आप देखिए, गुड्डू मुस्लिम का जो काम करने का तरीका वो भी आप देखिए। गुड्डू मुस्लिम हरदम किसी बड़े अपराधी के नीचे काम करता था। जिस तरह का उसका नाम था, काम करने का अनुभव था, 25 साल तक उसने जो है तमाम हत्याएं की। और जिस तरह से आप पूरे तस्वीरों को देखें, जो सीसीटीवी फुटेज आए जिसमें गुड्डू बमबाज बम चला रहा है, तो वो जो है उसको देखकर लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन वो कभी फ्रंट फुट पर नहीं रहता था। वो कोशिश करता था किसी बड़े अपराधी के साए में काम करे ताकि वो काफी दिनों तक बचता रहे। और यही वजह है कि आप देखिए वो धीरे धीरे करके जो बाकी जो इसमें लोग थे उनकी लोकेशन देता रहा और खुद अभी अपने आप को सुरक्षित रखा उसने। जी अविनाश, क्या प्लान हो सकता है शाइस्ता का कि वो लगातार छिपी हुई है, असद का एनकाउंटर हो जाता है, वो जनाजे में नहीं आती है, शौहर का कत्ल हो जाता है तो भी वो सामने नहीं आती है, क्या प्लानिंग होगी इसके पीछे? क्या आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हो सकती है या और क्या प्लानिंग आपको नजर आती है? देखिए, हाल फिलहाल की अगर मौजूदा स्थिति को देखें रोमिता, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि शाइस्ता किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हो। हाँ, इतना ज़रूर है क्योंकि देखिए, अगर हम अतीक अहमद की बात करें, अतीक अहमद के कारोबार की बात करें, तो अरबों का कारोबार है। भले ही वो बेनामी हो, बेनामी संपत्तियों में इन्वेस्ट किया हो, शाइस्ता को ये बखूबी पता है कि जो चला गया वो चला गया है। मैं अतीक अहमद के कारोबार की बात कर रहा हूँ। चूँकि देखा जाए तो बहुत से ऐसी संपत्तियाँ हैं अतीक अहमद की या तो जब्त हो चुकी हैं, कुर्क हो चुकी हैं, या जो ध्वस्त हो चुकी हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी भी, चाहे प्रयागराज की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर की बात करें, चूंकि ये बात सामने आ चुकी है कि 2019 से लेकर अब तक तकरीबन 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अतीक अहमद ने बाहर के राज्यों में किया, खास तौर पर रियल एस्टेट और देखा जाए तो होटल के बिजनेस में। और जब से अतीक अहमद जेल गया, तब से अतीक अहमद का जो पूरा कारोबार था रोमिता, वो शाइस्ता ही संभाल रही थी। चाहे हम वसूली की बात करें या फिर जो धंधे थे अतीक अहमद के, तो जाहिर सी बात है कि शाइस्ता को उन तमाम धंधों के बारे में जानकारी होगी कि कहां पर किस धंधे में अतीक अहमद का पैसा लगा हुआ है, कौन कौन से बिजनेस पार्टनर हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब एक तरीके से सबको हो सकता है कि शाइस्ता की यही स्ट्रेटजी हो कि चूंकि अभी 4 बेटे हैं और देखा जाए तो अभी भी बहुत कुछ बचाया जा सकता है अगर वो जेल से बाहर रहती है, जिसमें खास तौर पर अगर हम अतीक अहमद के काले कारोबार की बात करें, उन इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसके बारे में शाइस्ता को जानकारी हो। मसलन अगर हम बात करें जैसे कि माउंट आबू में एक होटल में इन्वेस्टमेंट की बात आई। इसके अलावा जब अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था तो वहीं के 2 कारोबारी हैं अहमदाबाद और साबरमती के रहने वाले, जिनके साथ साझेदारी में ज़मीन के धंधे में अतीक अहमद के इन्वेस्टमेंट की बात सामने आई। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो देखिए ज़मीन के धंधे में सबसे ज़्यादा निवेश किया था, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था अतीक अहमद का। और जाहिर सी बात है कि पिछले अगर हम 3 से 4 सालों की बात करें तो उन तमाम धंधों के बारे में शाइस्ता को बखूबी जानकारी हो गई थी, क्योंकि जेल जाने के बाद से चाहे हम गैंग को ऑपरेट करने की बात करें या फिर जो एक राजनीतिक करियर शुरू किया था शाइस्ता ने, चूँकि MIM पार्टी की वो सदस्य भी बन गई थी, तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि जितने दिन तक संभव हो वो जेल से बाहर रहे और इस दौरान जो अतीक अहमद का पूरा बिजनेस है, जो बेनामी संपत्तियां हैं, उसको किस तरीके से सेटल करना है या किस तरीके से उसको बचाना है। क्योंकि देखिए ये बात भी सामने आ रही है कि जो बिजनेस पार्टनर है अतीक अहमद के या फिर जो गुर्गे हैं, कहीं ना कहीं वो अतीक अहमद की अब संपत्तियों को हड़पने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो अतीक का जो खौफ था, जो दबदबा था, वो खत्म हो चुका है। ना अब अतीक है और ना ही अतीक का भाई अशरफ है। तो जिस खौफ के दम पर इस काले साम्राज्य को खड़ा किया था अतीक अहमद ने, वो खौफ खत्म हो चुका है, उस खौफ का खात्मा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो बिजनेस पार्टनर हैं, और देखिए पैसा वो चीज़ है जो जाहिर सी बात है कि जो दूरियां बढ़ा देती हैं। और अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो ज़बरन अपने बिजनेस पार्टनर पर भी दबाव डालता था। तो जाहिर सी बात है कि जब इस दुनिया में अब अतीक अहमद नहीं बचा तो जो उसका खौफ था वो खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि अब ये चीज़ें सामने आ रही है कि जो उसके बिजनेस पार्टनर हैं वो उसकी ज़मीनों को, उसके पैसों को हड़पना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर उन पैसों को बचाने की ये कोशिश हो सकती है, उन धंधों को बचाने की ये कोशिश हो सकती है और जितना बचा हुआ है उसको समेटने की कोशिश हो सकती है। ये एक पॉइंट रहा। जो दूसरा पॉइंट है रोबिता, कि अब तक की अगर बात करें तो देखिए जब असद का
इनकाउंटर हुआ तब चूंकि हम लोग उस दिन प्रयागराज को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे, तो ये खबर आई कि हो सकता है कि जब असद को दफनाया जाएगा तो शाइस्ता कोर्ट में सरेंडर कर दे। हालांकि उस दिन चूंकि कोर्ट की छुट्टी थी, कोर्ट में अर्जी नहीं डाली जा सकती थी। जब अतीक अहमद और अशरफ की मौत हुई, जब हत्या हुई, तब ये बात सामने आई कि हो सकता है कि अब शाइस्ता कोर्ट में या पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। तब भी ऐसा नहीं हुआ। तो अब समझिए कि पति की मौत हो गई, देवर की मौत हो गई, बेटा पहले इनकाउंटर में मारा जा चुका था, तो वैसे में भी अगर शाइस्ता ने पुलिस या कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया तो इसके पीछे हो सकता है कि कोई खास एक अलग प्लानिंग हो। प्लानिंग ये भी हो सकती है कि जब तक खुद को बचाया जा सके पुलिस से बचाओ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इसके ठीक पीछे जो शाइस्ता ना चाहती हो कि वो पुलिस की पूछताछ में सामने आए। तो देखिए, चूंकि स्ट्रेटजी तमाम हो सकती हैं, प्लान बी के तहत शाइस्ता काम कर रही होगी, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, पुलिस भी अब माना जा रहा है कि चूंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है, पुलिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शाइस्ता, गुड्डो मुस्लिम, साबिर और अरमान अभी तक कहाँ है। तो इंतजार करिए और हो सकता है कि कुछ दिनों में शाइस्ता और गुड्डो मुस्लिम, जैसा कि पुलिस दावा कर रही है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में हो। चलिए, इंतजार करना होगा। लेकिन अभी तक के डिस्कशन में ये बिल्कुल साफ होता हुआ कि कहीं ना कहीं शाइस्ता अपने आप को बचाने के लिए इस वक्त छिपी हुई है। लगातार यहाँ पर पुलिस की कोशिश यही है कि शाइस्ता और गुड्डो मुस्लिम को पकड़ा जा सके। लेकिन इस तरह के अपराधी जब अपराध करते हैं तो बाकायदा इसके लिए एक एक्सरसाइज करते हैं, प्लान बी तैयार करते हैं, और इसे भेदने में शायद पुलिस को थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द पुलिस उन तक पहुंचे, पुलिस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिस्कशन में। और शाइस्ता को लेकर हमने आज ये पड़ताल की कि आखिर शाइस्ता कहाँ है, वो कौन से बड़े लूपहोल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से शाइस्ता अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिसमें बड़ी बात यही है कि शाइस्ता अपने आप को बचाने के लिए इस वक्त पुरजोर तरीके से प्लानिंग कर रही है। हालांकि एसटीएफ की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से दावा यह कि जल्द से जल्द गुड्डो मुस्लिम और शाइस्ता को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।